कल अपना एक प्रश्न चल रहा था, उस प्रश्न में मैंने लिखवाया था कि किसी बड़े घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसे छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर वाले में बदलने पर कई प्रकार के क्वेश्चंस की बात करी थी। पहला क्वेश्चन इसमें अपन ने समझा था कि नंबर ऑफ कट्स, यानी इसको कितने कट लगाएं कि बड़ा घन छोटे घन में कट जाएगा। कुल कटों की संख्या, कटों की संख्या के लिए अपन ने समझा था कि किसी भी भुजा के जितने छोटे भाग करने हैं उनसे एक कम कट लगाएंगे। जैसे 4 सेंटीमीटर वाला है और उसके 1 सेंटीमीटर के भाग करने हैं तो कुल भाग कितने होंगे? 4। और जिसे अपन ने n शब्द से, n लेटर से प्रदर्शित किया, अर्थात यहाँ पर इसके 4 भाग होने हैं तो अपन इसको कट कितने लगाएंगे? तो 3 कट लगाएंगे, 1, 2 और 3। ये जो 3 कट लगाएंगे अपन, ये जो 3 कट लगेंगे अपने, ये कट 1, 2 और ये 3 कट होंगे। ये कट लंबाई के अनुसार लगेगा, ये कट चौड़ाई के अनुसार लगेगा और यही कट ऊंचाई के अनुसार लगेगा। और इस प्रकार से काटने पर बड़ा घन छोटे घन में बदल जाएगा। तो इसके लिए पहला अपना फॉर्मूला जो अपन ने देखा था वो कुल कटों की संख्या ज्ञात करने का था, कटों की संख्या ज्ञात करने का था। और कटों की संख्या का सूत्र था n-1 × 3। स्पष्ट कर लें, n यहाँ पर कुल कितने छोटे भाग होने हैं एक भुजा पर, उसमें से एक इसलिए घटाएंगे क्योंकि एक कट कम लगना है, और 3 यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए है। यहाँ तक समझ में आ गया था। दूसरा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था यहाँ पर कि दूसरा क्वेश्चन अपना था कि यहाँ पर कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। और छोटे घनों की संख्या के लिए समझा था कि जिस प्रकार से यदि इसको मैं एक स्लाइड पढ़ लूँ तो इस स्लाइड में जितने छोटे भाग होंगे वो स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ रहे हैं इस स्लाइड पर मात्र। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी इधर भी 4 इधर भी 4, यानी 4 × 4 करेंगे तो इस स्लाइड में कुल कितने छोटे घन होंगे? 16। इसकी अगली स्लाइड में भी कितने छोटे घन होंगे? 16। इस प्रकार इधर भी 1, 2, 3, 4 स्लाइड बनती है तो 16, 16, 16, 16 अपन 4 बार इनको काउंट करते हैं तो कितना हो जाता है? 64। इसी प्रकार इसका अपन ने फॉर्मूला बनाया था, दूसरा सूत्र बनाया था कि कुल छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या इक्वल टू n का क्यूब कर लिया था। n को 3 बार गुणा कर दिया था, n का क्यूब कर लिया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में n अपना 4 है और 4 का क्यूब करेंगे तो 4 × 4 × 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 64। यहाँ तक समझ लिया था। चलिए अब आगे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन ने इसमें देखा था, तीसरा क्वेश्चन था कि 3 ओर से, तीन ओर या 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन अपने इसमें है 3 ओर से रंगे घनों की संख्या। यहां पर ध्यान रखना, जब 3 ओर से रंगे घनों की संख्या की बात करेंगे तो सदैव इसका उत्तर कितना आएगा? 8 आएगा। और 8 क्यों आएगा? क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। किसी भी क्यूब में कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक इसके पीछे कुल कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर होते हैं। अगला क्वेश्चन अपन ने देखा था दो तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। यहां पर अपन ने समझा था कि जब 2 रंग की बात करेंगे तो इस ही घन को अपन काट के देखते हैं तो जहां पर तीनों तरफ की, यानी तीनों सरफेस मिल रही हो वहां पर 3 रंग वाला होगा। जहां 2 सरफेस मिल रही है
वहां दो रंग वाले गन मिलेंगे, और जहां कोई सरफेस नहीं मिलेगी वहां एक रंग वाला बनेगा। तो यहां देखिए इसकी सरफेस और इसकी सरफेस यहां मिल रही, तो यहां पर ये जो गन है ये दो रंग वाला होगा, इसके नीचे वाला गन भी दो रंग वाला होगा, इसके नीचे ये सारे के सारे कितने रंग वाले होंगे, दो रंग वाले। इसको अपन ने इस प्रकार समझा था कि जो दो रंग वाले हैं वो किस पर बनते हैं, भुजा पर बनते हैं। किस पर बनते हैं, भुजा पर। और भुजा पर कुल जितने छोटे गन होते हैं उसमें से अपन कितना कम कर देते हैं, दो। दो क्यों कम करते हैं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। तो अपना अगला फॉर्मूला इसका अपन ने बनाया था कि कुल एक भुजा पर बनने वाले गन जिसमें से दो कॉर्नर को घटा देते हैं, और कुल मिलाकर किसी भी गन में 12 भुजा होती तो 12 से इसे अपन क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो सूत्र बन जाता है 12n-2, 12 गुणा n की वैल्यू है 4 माइनस 2, 12 गुणा 2 बराबर कितने हो गए, 24। यहां तक की चर्चा अपन ने कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपना आगे वाला। लिखिए इसी क्वेश्चन के आगे लिखिए, एक रंग से रंगे छोटे, एक रंग से रंगे छोटे गनों की संख्या। देखिए ये जो पहली स्लाइड है जो अपने को दिखाई दे रही है, यहां से अपन ने देखा ये पहली स्लाइड है, ये वाली स्लाइड। इस स्लाइड की मैं बात कर रहा हूं, तो इस स्लाइड में 1, 2, 3 और 4 ये क्या है, कॉर्नर है। इस भुजा पर बनने वाले, इस भुजा पर, इस भुजा पर, इस भुजा पर, इस भुजा पर, ये सारी भुजा पर बनने वाले दो रंग वाले हैं। तो जो इस स्लाइड पर, इस सतह पर जो बाकी बचे हुए जितने भी गन हैं वो सब कितनी भुजा वाले होंगे, एक भुजा वाले। तो इसमें देखते हैं कितना है, 1, 2, 3 और 4। यदि इसी प्रकार एक गन की, एक यहां पर 3 सेंटीमीटर वाला गन और बना लिया जाए, इस गन को अपन 3 भागों में काट लें, तो इसमें बताइए यदि ये 3 सेंटीमीटर का उसको 1-1 सेंटीमीटर में काटा तो ये चारों क्या होंगे, कॉर्नर होंगे। ये भुजा पर बनने वाले ये क्या होंगे, सब दो रंग वाले होंगे। और इस सतह पर कितना बचेगा, एक। चलिए इसके आगे यदि मैं बढ़ता हूं तो यहां पर 4 की जगह पर 3 भुजा देखी अपन ने, 3 भाग देखे इसके, 4 भाग में काट के देखा, 5 भाग में अपन इसको काट के देखते हैं। 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए यहां पर इसके 3 छोटे भाग हो रहे हैं, यहां 4 छोटे भाग हो रहे हैं और यहां 5 छोटे भाग हो रहे हैं। सब में विशेषता एक जैसी है कि चारों कॉर्नर है और भुजा पर बनने वाले गन दो रंग के। इसको भी इसी प्रकार से देखें तो इसमें 1, 2, 3 और ये चारों क्या हो जाएंगे, कॉर्नर। भुजा पर बनने वाले 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो जो जितने बाकी बचे छोटे गन हैं वो कितने रंग से रंगे होंगे, एक रंग से। इसमें संख्या कितनी आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसको समझिए, यहां पर जब 3 भाग किए अपन ने, यहां पर अपन ने 3 भाग किए, 3 भाग किए तो n में से अपन ने 2 को माइनस किया, यानी दोनों कॉर्नर को माइनस किया, तो कुल भाग कितने बचेंगे, n इसमें कितना है 3, 3 में से कितना 2 माइनस किया, कितना बच गया 1, और 1 का स्क्वायर करते कितना आता है 1, यानी यहां पर इस सतह पर कितना गन बन रहा है, एक गन, एक सतह की बात कर रहे हैं। इसको भी ऐसे समझे, n-2 करते हैं, यानी इसमें n कितना है 4, क्योंकि 4 भाग हो रहे हैं। इसमें से दोनों कॉर्नर घटाए कितने बच गए 2, और 2 का स्क्वायर करते हैं कितने आते हैं 4। तो इस भुजा पर कितने आ रहे हैं 4, इस भुजा पर कितने आ रहे हैं 4। इसमें भी यही कंसेप्ट लगाते हैं। तो यहां पर n-2 करते हैं, यहां पर n कितना है 5, 5 में से अपन 2 घटाते हैं तो कितना रह जाता है 3, और 3 का स्क्वायर करते तो कितना आता है 9। अब तीनों गनों में अपन ने केवल एक सतह की बात करी, एक सतह पर एक रंग से रंगे गनों की संख्या कितनी आई, यहां पर 1, यहां पर कितनी आई 4, और यहां पर कितनी आई 9।
यानी किस रूप में बढ़ रहा है ये? स्क्वायर के रूप में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। तो आगे बताइए, यदि 6 छोटे भाग होते हैं तो वहां पर क्या किसका स्क्वायर करेंगे? यहां पर 3 का, वहां किसका स्क्वायर करेंगे? 4 का। तो उसकी एक सतह पर कितना बनेगा? 16। समझ में आ गया? यदि एक सतह पर 1 बन रहा है तो कुल कितनी सतह इसकी? 6 सतह होती है। तो हर सतह पर, इस पर 1 बना, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा। तो जितनी सतह, उस सतह से अपन इसको क्या कर देते हैं? मल्टीपल कर देते हैं। यानी इसकी 6 सतह, 6 से गुणा कर दिया, जितनी सतह उससे अपन इसको क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो अपना आंसर आ जाता है 6 गुणा 9 बराबर कितना हो जाएगा? 54। इस प्रकार से अपना अगला फॉर्मूला बनता है, एक रंग से रंगे गणों की संख्या 6। 6 यहां पर सूत्र में क्या है? सरफेस, सतह। n-2, n यहां पर क्या होगा? कुल कितने छोटे भाग। -2 क्या है? कॉर्नर। और उसको किस रूप में पढ़ेंगे अपन? स्क्वायर के रूप में। तो यहां पर अपने एक रंग से रंगे छोटे गणों की संख्या बात करें तो इस प्रश्न में अपना n कितना है? 4। 4 - 2 की घात 2, 6 गुणा 2 की घात 2, 6 गुणा 4 बराबर 24। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बढ़े, आगे बढ़े। देखिए यहां पर पिछले क्वेश्चन में यहां पर 3 तरफ की बात करी या 3 और की बात करी, यहां पर 2 तरफ की बात करी और यहां पर 1 तरफ या 1 और की बात करी एक रंग से। अगले प्रश्न में थोड़ा सा यदि अपन परिवर्तन कर दें तो अपना प्रश्न हो जाएगा, कम से कम 2 तरफ से रंगे छोटे गणों की संख्या। देखिए यहां पर एक नई टर्म आ रही है, यहां पर कम से कम। क्या आ रही है? कम से कम। एक एग्जांपल से समझते हैं कम से कम क्या है। आप सब लोग बैठे हैं, सबकी जेब में पैसे हैं। मैं उस साइड से चालू करता हूं तो उनकी जेब में 100 रुपीज, आगे 200, 300, 400, 500 इस प्रकार से बढ़ते क्रम में है। अब मैं आपसे पूछूं कि सभी बच्चों के पास कम से कम कितने रुपए हैं? 100 रुपए सबके पास है ना, यानी एटलीस्ट इतना तो सबके पास है ही, इससे ज्यादा है। कम से कम का मतलब कम से कम मात्रा 100 रुपए थी और उससे ज्यादा सबके पास है। इसी प्रश्न में यही समझना है कि यहां पर 2 तरफ से रंगे गणों की बात करनी है, 2 से ज्यादा रंगों की भी बात करनी है। तो क्या हो जाएगा? 3 तरफ से रंगे गण भी काउंट करेंगे, 3 तरफ से रंगे प्लस 2 तरफ से रंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर आसानी से निकल जाएगा। 3 तरफ का तो निश्चित है, कितना है? 8। 2 तरफ का यदि अपन सूत्र याद करें तो अपने को पता है कि 12 भुजाओं पर बनने वाले और n-2 किया था। 8 प्लस यहां पर 12 इंटू n की वैल्यू, यानी यहां पर कितने भाग कर रहे हैं अपन? 4 भाग कर रहे हैं। 8 प्लस 12 गुणा 2, आगे हल करेंगे तो 8 प्लस 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 24। उत्तर हो जाएंगे 32। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना है, कम से कम एक रंग से रंगे छोटे गणों की संख्या। एक रंग से रंगे छोटे गणों की संख्या और उसमें टैगलाइन है कम से कम, यानी एक रंग वाले काउंट करेंगे, 2 रंग वाले काउंट करेंगे, 3 रंग वाले काउंट करेंगे। अब समझते हैं यहां पर देखिए, इसको हल करने का एक तरीका अपना यह है कि 3 रंग वाले तो कितने हैं? 8। ये सभी के सभी क्या है? कॉर्नर। ठीक है, प्लस अपन कितने? 2 रंग वाले काउंट करेंगे और प्लस अपन कितने करेंगे? 1 रंग वाले काउंट करेंगे।
अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। किसी भी बड़े घन को अपन काटते हैं, जैसे यहां पर ये अपना 4 सेंटीमीटर वाला घन है, इस घन को अपन काटते हैं, इसको काटते हैं तो कुल छोटे घन कितने होंगे? 64 होंगे, क्योंकि अपने को पता है इसका फॉर्मूला, कुल छोटे घनों का फॉर्मूला होता है n क्यूब, और इसको अपन हल करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, यानी कुल मिलाकर किसी बड़े घन को काटा तो अपने पास छोटे घनों की संख्या 64 आई है। इन 64 में से ही 3 रंग वाले कितने हैं? 8। 2 रंग वाले कितने हैं? 24। अपन ने फॉर्मूला से निकाला था, इसका फॉर्मूला लिखा था 12n-2, समझ में आ गया था उस समय अपने को। उसके बाद बात करें तो इसमें 1 रंग वाले कितने थे? 32। अपना फॉर्मूला क्या था? 6n-2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 24 ही होंगे, ये भी 32 नहीं, वो तो कम से कम थे। कितने हो जाएंगे? 24। अब यदि इन तीनों को काउंट करते हैं, यानी 1 रंग वाले कितने हैं? 8, 2 रंग वाले कितने हैं? 24, और 3 रंग वाले कितने हैं? 24। तो 24 और 24 48, 48 और 8 कितने हो गए? 56। यानी कुल 64 गणों में से 56 तो 1 रंग, 2 रंग और 3 रंग वाले हो गए, और बच कितने गए? 8 और बच गए। जो बचे हुए वो कौन से गण होंगे? रंगहीन होंगे, जिनका कोई कलर नहीं होगा। तो चौथी स्थिति में यहां पर इन 64 का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होगा कि रंगहीन गणों की संख्या कितनी है? रंगहीन गणों की संख्या 8 होगी। कितनी होगी? 8। प्रश्न ये उठता है ये कैसे निकले, तो आगे सूत्र पढ़ेंगे। यहां पर अपने को क्या समझना है, या तो मैं 3 रंग वाले, 2 रंग वाले और 1 रंग वाले को जोड़ दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा कम से कम 1 रंग वाले, या फिर मैं कुल गणों में से रंगहीन गणों को हटा देता हूं तो बचने वाले 3 रंग, 2 रंग और 1 रंग वाले होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपन इतना लंबा सोल्व नहीं करेंगे, अपन सीधा क्या सोल्व करेंगे कि कुल गणों की संख्या निकालेंगे और रंगहीन गणों की संख्या को इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि सर रंगहीन गण कैसे निकालें? तो समझिए रंगहीन गणों की संख्या क्या होगी। रंगहीन गणों की संख्या अपन निकालेंगे तो सीधा सा फॉर्मूला है n-2 का अपन क्या करेंगे? क्यूब। और सूत्र याद नहीं करने, सबसे पहले अपन ने लिखा n-2 और उसको किससे गुणा किया था? 12 से, 2 रंग वाले में किया था। उसके बाद अपन ने n-2 का क्या किया था? स्क्वायर किया था, और मल्टीपल किससे किया था? 6 सतह से। अब अपन क्या कर रहे हैं? n का क्या कर रहे हैं? n-2 का क्या कर रहे हैं? क्यूब। ये किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है रंगहीन गणों का। किसका सूत्र है? रंगहीन गणों का। यहां तक समझ में आ गया? n की वैल्यू कितनी है अपने प्रश्न में? 4 - 2, और उसका क्या कर देंगे? क्यूब कर लेंगे। 4 - 2 कितने हो जाएंगे? 2, और 2 का अपन क्या कर लेंगे? क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 × 2 × 2 बराबर हो जाएंगे 8। यहां तक समझ में आ गया? अब अपन प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। प्रश्न अपना था कम से कम एक ओर से रंगे कुल गणों की संख्या। उसको निकालने का दूसरा तरीका अपना होगा कुल छोटे गण माइनस रंगहीन गण की संख्या। अपने इस प्रश्न में कुल छोटे गण कितने हैं? 64। रंगहीन गण यहां से आए 8, उत्तर कितना हो जाएगा अपना? 56। तो लगभग सारे क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं कि कटिंग वाले क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आते हैं। इसका थोड़ा ब्रीफिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब तक कितने सूत्र पढ़े थे, कितने फॉर्मूलाज देखे थे, उनको एक बार वापस रिपीट करते हैं। कभी भी घन से आने वाले क्यूब कटिंग वाले प्रश्नों में इन्हीं फॉर्मूलों में थोड़ा फेरबदल करके अपन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, कर देंगे 3 से। दूसरा क्वेश्चन था कि कुल
छोटे गणों की संख्या, इसका सूत्र था कि कुल छोटे भाग का अपन क्या कर देंगे, क्यूब। तीसरा क्वेश्चन था कि 3 तरफ से रंगे गणों की संख्या, इसकी बात करेंगे तो सूत्र अपन ने लिखा था 8 और 8 निश्चित हैं कॉर्नर। इसके बाद अपन बात करेंगे 2 तरफ से रंगे छोटे गणों की संख्या। इसका अपना फॉर्मूला था 12n-2। 12 यहां पर क्या था, भुजाएं, और n कुल छोटे भाग, -2 क्या है, 2 यहां पर कॉर्नर थे। तीसरा, एक तरफ से रंगे छोटे गणों की संख्या 6n-2 का स्क्वायर। 6 यहां पर क्या है, सतह, n-2 का अपन ने वर्ग देखा था कि हर सतह पर वर्गारूप में, स्क्वायर के रूप में बढ़ते हैं छोटे गण, और अंत में हो जाएंगे रंगहीन गणों की संख्या। यहां पर फॉर्मूला था n-2 का क्यूब। चलिए याद कैसे रखना है, सबसे पहले 8 है, निश्चित है, फिर n-2 आएगा, केवल एक स्थान पर n-1 आएगा जहां कट वाला प्रश्न आएगा, इसके अलावा हर स्थिति में n-2 आएगा, क्योंकि 2 कॉर्नर है किसी भुजा पे आने वाले। n-2 में जब अपन 2 तरफ से निकालेंगे तो 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि 12 भुजा थी। यहां पर n-2 का स्क्वायर करेंगे और 6 से गुणा करेंगे, 6 यहां पर क्या थी, सतह थी, और रंगहीन गणों के लिए n-2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये बहुत ही साधारण प्रश्न की बात कर रहे थे, ऐसा प्रश्न जिसकी चारों तरफ केवल एक ही रंग से रंगा हुआ हो। अब प्रश्न कहीं और बढ़ जाते हैं जो केवल यहां से समझकर अपन हल कर सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान मेरी तरफ रखना। पहले टाइप में क्वेश्चन में अपन ने अलग अलग यहां पर सभी 12 भुजाओं की बात कर ली, सभी 6 सतहों की बात कर ली। अब आपको यह सोच के बताना है अगले क्वेश्चनों में कि क्या सतहों में फेरबदल होगा, भुजाओं में फेरबदल होगा। प्रश्न आपके सामने दूसरा मैं पढ़ रहा हूं, एक ऐसा गण जिसकी बड़े गण की भुजा 4 सेंटीमीटर हो, छोटे गण की भुजा 1 सेंटीमीटर हो, यदि उसे चारों तरफ हरे रंग से रंगा हुआ हो, आमने सामने की सतह लाल रंग से रंगी हो। यहां पर कंडीशन, इसको ज्यादा ध्यान रखना है अपने को कि इसके आमने सामने की जो सतह है वो किस रंग से रंगी हुई है, लाल, और अन्य जो 4 सतह है वो किस रंग से रंगी हुई है, हरे। ठीक है, अब इस प्रश्न पर अपन क्वेश्चन करेंगे। मौखिक पहले क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। यदि यहां पर मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि कुल छोटे गणों की संख्या, तो क्या इस सूत्र में कोई फेरबदल होगा, नहीं। हर स्थिति में छोटे गण तो वही होंगे, वे लंबाई से भी काटना है, चौड़ाई से भी काटना, ऊंचाई से भी काटना है। यदि बड़ा गण 4 सेंटीमीटर का है और छोटा गण 1 सेंटीमीटर का है, तो n अपना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कुल छोटे गण तो वही आएंगे, तो छोटे गणों के लिए इस सूत्र में अपना कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। यदि मेरा क्वेश्चन की परिभाषा शब्द इस प्रकार से है कि 3 तरफ से रंगे छोटे गणों की संख्या, तब भी उत्तर हर बार कितना आएगा, 8 ही आएगा ना। लेकिन यदि मैं ये कह दूं कि केवल लाल और हरे रंग से रंगे, इस तरह की बात आ जाए, तब अपने को प्रश्न का उत्तर चेंज करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने छोटे गण होंगे जिनकी 2 भुजाएं हरे रंग से और 1 भुजा लाल रंग से रंगी हो। सोचना, 2 भुजाएं कितने रंग से, हरे, और 1 भुजा कितने रंग से, लाल। अब यहां समझिए, यहां पर इस सतह पर कौन सा रंग होगा, हरा रंग,
इस साइड वाली सतह पर कौन सा रंग होगा, हरा, और यहां पर कौन सा होगा, लाल। तो ये कोना मिलेगा वो 3 रंग का हो गया। नीचे भी ये स्थिति होगी, इधर भी ये स्थिति होगी, क्योंकि इधर हरा, यहां पर लाल, और नीचे भी ये स्थिति होगी, और इधर भी सारी स्थिति होगी। तब भी अपने प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 8। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा और बदल देते हैं। प्रश्न में आते हैं अपन तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न पे यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि दो तरफ से रंगे छोटे गणों की संख्या, यहां पर रंग को डिफाइन नहीं किया, लाल और हरा नहीं, केवल मैंने ये कहा कि दो तरफ से रंगे छोटे गणों की संख्या, तो अपन इसी सूत्र से हल करेंगे। क्या समझ रहे हैं? अब यहां पर मैं रंगों को डिफाइन करता हूं, इसकी जगह पर प्रश्न बदलता हूं कि केवल हरे रंग से रंगे, केवल हरे रंग से रंगे, दो तरफ से हरे रंग से रंगे छोटे गणों की संख्या। किसकी बात करें, दो तरफ की, और उसमें कंडीशन कौन सी डाल दी, हरे की। अब बताइए यहां पर कौन सा रंग है, लाल, यानी इस भुजा पर बनने वाला जो छोटे गण होंगे, इस तरफ लाल इस तरफ हरा, तो उसमें तो कलर कौन सा आ गया, लाल। क्या इसको कैलकुलेट करोगे, नहीं। इसको घुमा के देखते तो यहां पर भी कौन सा रंग है, लाल। तो इस भुजा पर लाल, इस सतह पर और इस सतह पर हरा, पर यहां पर मिलने वाली भुजा तो लाल और हरे रंग की, क्या इसको कैलकुलेट करेंगे, नहीं। अब बताइए यहां पर हरा रंग और यहां पर हरा रंग, यहां पर बनने वाला हरा होगा, तो क्या इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए कि ये जो भुजा मैंने लिखवाई थी, इस भुजा में अपन थोड़ा सा क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। अब बताइए ऐसी कितनी भुजा का कॉम्बिनेशन जो केवल हरे रंग की है। एक भुजा इन दोनों को सतह को मिला रही है, दूसरी भुजा इन दोनों सतह को मिला रही है, तीसरी भुजा इन दोनों सतह को, और चौथी भुजा इन दोनों सतह को। तो यहां पर भुजा कितनी हो जाएगी, 4। तो यहां पर सूत्र में थोड़ा सा अपन चेंज कर देंगे, भुजा कितनी लिख देंगे, 4। कितने लिख देंगे, 4। क्या मेरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, एक रंग से रंगे गणों की संख्या पूछा, तो इसी फॉर्मूले से निकालना है, केवल लाल रंग से रंगे छोटे गणों की संख्या। अब बताइए इस गण में लाल रंग की सतह कितनी है, तो यहां पर n की 6 की जगह कितने हो जाएगा, 2। केवल हरे रंग से रंगे, एक हरे रंग से रंगे एक रंग वाले छोटे गणों की संख्या, तो अब यहां पर 6 की जगह कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि हरे रंग की सतह कितनी है। किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए आपके सामने, आपको यहां पर 12 और 6 को समझ लिया, सारे उत्तर समझ में आ जाएंगे। 12 क्या है, भुजाएं हैं। कौन सी भुजा, ऐसी भुजा जो दो सतह को जोड़ रही है। 6 क्या है, यहां पर एक सतह है जो किसी विशेष रंग से रंगी हुई है। क्या समझ में आ गया। अगला, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, केवल यह सतह लाल रंग से रंगी हुई है, बाकी पांचों की पांचों सतह हरे रंग से रंगी हुई है। ठीक है, अब बताइए 3 तरफ से रंगे छोटे गणों की संख्या कितनी होगी। 3 तरफ से रंगे छोटे गणों की संख्या, मैंने कोई पर्टिकुलर रंग का नाम नहीं लिया, तो उत्तर निश्चित है अपना 8। ठीक है, 3 तरफ से रंगे ऐसे छोटे गणों की संख्या जिनकी सभी सतह हरे रंग से रंगी हुई हो, और इसमें केवल यह सतह लाल है, बाकी पांचों की पांचों सतह कौन सी है, हरे। ठीक है, अब बताइए कि 3 तरफ से रंगे ऐसे छोटे गणों की संख्या जिनकी तीनों सतह हरी है। अब बताइए इसमें 4 कॉर्नर तो इधर हैं अपने, और 4 कॉर्नर ही इधर हैं, लेकिन इधर वाले कॉर्नर में कौन सा रंग आ जाएगा, लाल। उसको अपने को नहीं पढ़ना है, तो इधर वाले कॉर्नर पढ़ेंगे, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 4। बस ये थोड़ा सा सोचेंगे तो अपना अपना उत्तर निकल जाएगा। इसी क्वेश्चन पे आगे आ रहा हूं, 2 तरफ से रंगे छोटे गणों की संख्या, यही उत्तर। ऐसे छोटे गणों की संख्या जो 2 तरफ से लाल और हरे रंग से रंगे हो। कौन से रंग से रंगे हो, लाल और हरे। तो बताइए यहां पर 12 की जगह पर क्या चेंज आएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि लाल और हरा का कॉम्बिनेशन इस भुजा पर होगा, इस भुजा पर होगा, इस पर होगा, इस पर होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4। प्रश्न चेंज कर लेता हूं, ऐसे छोटे गणों की संख्या जो 2 तरफ से रंगे हो, दोनों तरफ हरा रंग हो, तो यहां पर भुजाएं कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर 12 की जगह कितना हो जाएगा, 8। तीसरा क्वेश्चन, ऐसे छोटे गणों की संख्या जो केवल लाल रंग से रंगा हो।
तो कितना हो जाएगा, सतह कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 क्यों हो जाएगी, एक सतह रहेगी। एन यहाँ पर 6 की जगह सतह कितनी रहेगी लाल रंग वाली, एक। यहाँ पर प्रश्न है कि केवल हरे रंग से रंगे छोटे गणों की संख्या, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर सतह 5, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि यहाँ पर इस 12 और इस 6 का मतलब क्या है। यदि ये समझ में आ गया तो अपन किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं। क्या समझ में आ गया आपको, क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसमें प्रश्न ये बन जाए कि सभी 6 अलग अलग रंग से रंगे हुए हों, लाल हरा पीला सफेद, तो मैं ये कहूं कि एक रंग से रंगे सफेद, तो सफेद की कितनी सतह रंगी हुई है, एक, तो यहां पर कितना हो जाएगा, एक यहां पर सफेद एक तरफ है, केवल लाल भी एक तरफ से रंगी हुई है। लाल और सफेद रंग से रंगे छोटे गणों की संख्या, तो यहां पर कितनी भुजा आ जाएगी, 2 कैसे आएगी, एक ही आएगी, क्योंकि यहां पर एक तरफ लाल और सफेद है, बाकी सब रंग अलग अलग है। तो अपने को वही देखना है कि सतह में कौन सी सतह उस रंग की रंगी है, भुजा में ऐसी कौन सी भुजा जो पर्टिकुलर उन 2 रंगों के नाम से आ रही, उनका कॉम्बिनेशन मिल रहा है। क्या कर लेंगे अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन लास्ट एसएससी का आया हुआ है, कई बार एसएससी के क्वेश्चन या बैंक के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं दूसरे एग्जाम में, तो उसको समझ लेते हैं। अच्छा, कई पुस्तकों में ये दे रखा है कि क्यूब काउंटिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, कि क्यूब को काउंट करने के, वो क्वेश्चन अपन काउंटिंग वाले क्वेश्चनों में करेंगे, अलग काउंटिंग वाले में, ठीक है, बाहर कर लेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। दी हुई आकृति में कितनी मुखाकृतियां हैं, मुखाकृति है। ये एक ईंटनुमा आकृति है और इसके ऑप्शन हैं 12, 14, 16 और 18। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, लेकिन केवल ये प्रश्न में शब्द मुखाकृति शब्द स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मुखाकृति किसको कहना चाहता है। मुखाकृति यहाँ पर जो लिखा है वो, इसका तात्पर्य है कि इसकी कितनी सतह है। क्या है इसका तात्पर्य, सरफेस कितनी है इस आकृति में, सतह कितनी है। जैसे इस घन की कितनी सतह, घनाभ की कितनी सतह है, 6, तो इसकी सतह कितनी है वो अपने को काउंट करनी है। बताइए, काउंट हो गई? 14 और किसी का आया? नहीं बैठ रहा 14 ही है, हो गई काउंट? काउंट करवा दीजिए एक बार। चलिए 14 है, कैसे मैं समझा देता हूं। देखिए 1 2 3 इसके इधर वाली, 4 5, यहां से 6 और 7, यहां तक कितनी आ गई, 7 आ गई। इसी प्रकार 8 9 10 11 और ये एक 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 11 और ये 12, ठीक है। एक जो सरफेस वाली ये दिखाई दे रही है 13, और इसके जस्ट एक अपोजिट होगी, वो कितनी होगी, 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आज अपना पहला चैप्टर डाइस एंड क्यूब के बारे में बात करी। अब नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, जिसका पहला टॉपिक अपना होगा घड़ी। घड़ी की बात करते हैं। पहले समझते हैं कि घड़ी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उनको अपने को किस प्रकार से सोल्व करना है। घड़ी में प्रश्नों की अपन प्रकृति देखें तो मोटे तौर पर 3 प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चनों की बात करेंगे, 3। पहले प्रकार के क्वेश्चन वो होंगे कोण पर आधारित, दूसरे प्रकार के प्रश्न होंगे वो समय पर आधारित,
और तीसरे प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे इनको अपन विविध प्रश्नों में ले लेंगे। विविध प्रश्नों में ले लेंगे। प्रश्न उठता है कि कोण पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे या समय पर आधारित कैसे होंगे और विविध प्रश्न कैसे होंगे, तो इनको समझते हैं। समझने के लिए जिस घड़ी की बात कर रहा हूं वो घड़ी एक प्रकार का डायल है या एक प्रकार की दीवार घड़ी है। और दीवार घड़ी की बात करें तो दीवार घड़ी में 3 सुइयों को अपन पढ़ते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार की सुइयां, 3 प्रकार के हेड होते हैं। एक होती है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई और एक होती है सेकंड की सुई। यदि इसे गणितीय तौर पर देखा जाए तो ये पूरा मिलकर एक सर्कल बन जाता है, वृत्त बन जाता है। और इस सर्कल में जिस प्रकार से अपन परिधि, व्यास या त्रिज्या की चर्चा करें, उसी प्रकार से इसमें 2 अलग अलग सुइयां मिलकर किसी प्रकार का कोई कोण का निर्माण करती है। प्रश्न क्या बनता है, आपको या तो प्रश्न में, क्वेश्चन में कोई कोण दे देगा और पूछेगा कि यह कोण कितने बजे बनेगा, किस समय पर बनेगा, या आपको समय देगा कि घड़ी में 3:0 पर या 3 बजे ये सुइयां कितने अंश का, कितने डिग्री का कोण बना रही है। दोनों स्थितियों को अपन स्पष्ट करते हैं। तो सामान्यतया प्रश्न घंटे और मिनट की सुई से संबंधित आते हैं, हम इनकी चर्चा करते हैं और सेकंड की क्वेश्चन के बारे में आएगी तो उसको भी देखेंगे। किसी भी व्रत की बात करें तो किसी भी एक व्रत की बात करें तो यह व्रत 4 समकोणों से मिलकर बना होता है। 4 समकोणों से मिलकर बना होता है। एक समकोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, और इस प्रकार चारों 90 अंश को जोड़ देते हैं तो कोई भी व्रत कुल मिलाकर 360 अंश का हो जाता है। और इन अंशों में कोई भी 2 सुइयां घड़ी की डायल की मिलकर कोई एक निश्चित कोण बनाती है, और उस कोण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब केवल अगली स्टेप में केवल घंटे या मिनट एक सुई की स्थिति करें तो यहां पर क्या स्थिति बनती है, या तो एक निश्चित समय, अर्थात जैसे यहां पर प्रश्न में 3:20 की बात करें, अपन समय में 3:20 की बात करें तो यहां पर घड़ी की सुई इस समय एक स्थिर स्थिति को लेकर अपन बात कर रहे हैं कि समय निश्चित कर दिया, स्थिर कर दिया कि 3:20, और इसके मध्य के कोण की बात कर रहे हैं तो यहां पर घंटे और मिनट दोनों सुइयों के अंतराल पर बनने वाले कोण की बात कर रहे हैं। और दूसरी स्थिति में केवल मैं एक ही सुई की बात करता हूं कि कोई सुई इस समय 3 बजा रही है, 5 घंटे बाद वो सुई, 5 घंटे बाद जो घंटे की सुई अभी 3 पर है वो 5 घंटे बाद यहां पर 8 पर हो जाएगी। तो इस 5 घंटे में घंटे की सुई ने कितने अंश की दूरी तय करी, कितना अंश चली। तो यहां पर यह स्थिर अवस्था की बात थी जिसमें 2 अलग अलग सुइयां थी, और यहां पर एक ही सुई की बात है उसकी गतिशील अवस्था कि उसने इतने घंटे में कितने कोण अंश दूरी तय करी। इन दोनों को अपन समझते हैं। पहली स्थिति, अभी समय मान लीजिए 3 बजने का हो रहा है, तब घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। पूरे के पूरे 12 घंटे के बाद जब प्रातःकालीन 3 बज जाएगी तब इस घंटे की सुई द्वारा पूरा एक चक्कर तय कर लिया जाएगा। समझ रहे हैं? अर्थात घंटे की सुई, आवर हेड, घंटे की सुई एक पूरा चक्कर जो लगाती है वो कितने समय में लगाती है, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में घंटे की सुई 12 घंटे में दूरी तय करती है, पूरा एक सर्कल बनाती है। कितना तय करती है, यदि अंश में बात करें तो 360 डिग्री। यानी ये पूरा का पूरा सर्कल तय करने में इसको 12 घंटे लगते हैं। कोण की बात करते तो 360 डिग्री। अर्थात 12 घंटे में इतना तय करती तो 1 घंटे में
घंटे की सुई दूरी तय करेगी 360/12, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। इसको यहाँ पर दूसरे प्रकार से यदि मैं स्पष्ट करूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर इस घड़ी के अपन 12 भाग कर लेते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये घड़ी में आपके पॉइंट दिए होते हैं। यदि कोई घंटे की सुई 12 से यहाँ 1 तक आती है तो कुल कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री। इसी प्रकार अपन ऐड करते चले कि यहाँ 30 डिग्री का, यहाँ 30 डिग्री का, यहाँ 30 डिग्री का, तो यहाँ 3 घंटे में वो क्या बना देगी? एक समकोण बनाएगी, 90 डिग्री बना देगी। इसी प्रकार अलग अलग एक एक घंटे के अंतराल में 30 बनाएगी तो एक पूरे चक्कर में कितना डिग्री चल जाएगी? 360। अब यहाँ पर प्रश्न मेरा ये है कि मैं केवल घंटे की सुई की बात कर रहा हूँ, तो घंटे की सुई हर 1 सेकंड या हर 1 मिनट में आगे बढ़ती है, ठीक है। जब 1 घंटे में वो कितना डिग्री का कोण बना रही? 30 डिग्री का। 1 घंटे का मतलब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? 60 मिनट, यानी 60 मिनट में वो कितना डिग्री बढ़ती है? 30 डिग्री। कौन सी सुई? घंटे की सुई। तो 1 मिनट में घंटे की सुई दूरी तय करेगी 30 डिग्री बटा 60 बराबर आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री। अर्थात जब 1 मिनट घड़ी चलेगी तब घंटे की सुई की गति कितनी होगी? आधा डिग्री की। अब प्रश्न इन दोनों पर आता है, साधारण सा प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें अपन लिखते हैं, पहला प्रश्न अपन इसमें लिखते हैं, यदि घंटे की सुई 4 घंटे गति करती है तो वह कितने अंश का कोण बनाएगी? अंश का कोण बनाएगी। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि घंटे की सुई की बात कर रही है और कितने घंटे में? 4 घंटे में। अभी स्पष्ट हुआ था कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा? 4 गुणा 30 बराबर 120 डिग्री। तो पहला उत्तर अपना हो गया 4 गुणा 30 बराबर 120 डिग्री। उतारना है? उतार लीजिए। आज ऐसी की स्पीड कम है क्या? पसीने छूट रहे हैं। अगला छोटा सा दूसरा क्वेश्चन इसी पे लिखते हैं। घंटे की सुई द्वारा 10 मिनट में कितना कोण तय करेगी? अभी अपन ने स्पष्ट किया था कि 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? आधा डिग्री। तो 10 मिनट में कितना बनाएगा? आधा इंटू 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 डिग्री। सिंपल है। अगला इन दोनों को मिलाकर प्रश्न बनता है, ये अपना दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न अपना इन दोनों को मिलाकर बनता है कि घंटे की सुई 5 घंटे व 32 मिनट में कितना अंश तय करेगी? देखिए 5 घंटे और 32 मिनट स्पष्ट है। घंटे की सुई 5 घंटे में 5 गुणा 30 बराबर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 150 का। और 32 मिनट में 32 मिनट में 32 गुणा 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 16। कुल मिलाकर
166 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना कोण बनाएगी? 166, 166 डिग्री। यहां पर स्पष्ट है घंटे की सुई प्रश्न में आएगा, क्योंकि घंटे की सुई के कोण अलग बनेंगे और मिनट की सुई के कोण अलग बनेंगे, क्योंकि घंटे की सुई की स्पीड धीरे होती है, मिनट की सुई स्पीड ज्यादा होती है। तो अब अपन बात करते हैं मिनट की सुई के बारे में। हो गया। अब मिनट की सुई की बात करें, इस समय की स्थिति 3 बज रही है। 3 बजने पर मिनट की सुई यहां पर 3 बजने में मिनट की सुई यहां पर 12 पर है और घंटे की सुई कितने पर है? 3 पर। 1 घंटे बाद जब मेरी क्लास कंप्लीट होती है तब घंटे की सुई तो 4 पर आ जाती है और मिनट की सुई वापस लौटकर यथावत हो जाती है। अर्थात मिनट की सुई 1 घंटे में कोण तय करती है। कितना तय करती है? 360। स्पष्ट हो गया अभी कि 1 घंटे में ये पूरा सर्कल यानी कुल 360 डिग्री का कोण बना देती है। तो 1 घंटे को अपन क्या लिख सकते हैं कि 60 मिनट, और 60 मिनट में मिनट की सुई कोण तय करती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण तय करेगी मिनट की सुई? 1 मिनट में मिनट की सुई कोण तय करेगी 360 बटा 60 बराबर 6 अंश का, 6 डिग्री का। कितना कोण तय करेगी? 6 डिग्री का। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा 30 मिनट में कोण तय करेगी। 30 मिनट में, 1 मिनट में कितना करती है? 6 डिग्री। तो 30 मिनट में तय करेगी 30 गुणा 6 बराबर 180 डिग्री। यानी जब आधा घंटा होगा, 3:30 होंगे, तो मिनट की सुई 12 से टर्न करके कहाँ आ जाएंगी? 6 पर आ जाएगी। यानी कितना टर्न करेगी वो? 180 डिग्री। ठीक है। अब प्रश्न जो बनता है वो दोनों सुइयों के एक साथ बनता है, दोनों सुइयों पर प्रश्न बनता है। और वो प्रश्न क्या बनता है, कैसे बनता है और उसको कैसे हल करते हैं, वो अपन आगे चर्चा करते हैं। अभी अपन चर्चा करते हैं घड़ी में दोनों सुइयों से बनने वाली निश्चित स्थिति की। टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। यहां पर घड़ी में कुछ निश्चित स्थिति की बात करते हैं। दोनों सुइयों से बनने वाली निश्चित स्थिति की बात करें तो यहां पर अपने सामने कुल 4 स्थितियां प्रकट होती है। पहली स्थिति में यहां पर देखें तो समय 3 बजने का हो रहा है। यहां पर बात करें तो समय 9 बजने का हो रहा है। यहां बात करें तो समय 6 बजने का हो रहा है और यहां बात करें तो समय 12 बजने का हो रहा है। यहां स्पष्ट है कि ये निश्चित कोण है और इन कोणों की स्थिति में समय की बात करनी प्रश्न में। तो यहां पर दोनों स्थितियों में क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। यहां पर सुइयां दोनों स्थितियों में समकोण बना रही है, एक दूसरे के लंबवत है। यहां पर ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है या एक दूसरे को सरल कोण पर बना रही है, और तीसरे में वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, आच्छादित कर रही है। अंश की बात करें तो यहां पर 0 डिग्री। तो ये दोनों जो स्थितियां हैं ये सुइयों की कौन सी स्थितियां हैं? सुइयों की समकोण की स्थिति है, सुइयों के लंबवत होने की स्थिति है। क्या होने की स्थिति है? लंबवत होने की। यह स्थिति सुइयों के सरल कोण की स्थिति है या विपरीत दिशा में होने की स्थिति है। और यह स्थिति ओवरलैपिंग की है, आच्छादन की है, इसे विलोपन, इसे सुइयों के विलोपन
विरूपण या ढकना, कई नामों से प्रश्न बन जाता है। यहां पर सुइयों के अंग्रेजी में टर्म आपका ओवरलैपिंग आएगा, अपोजिट डायरेक्शन और ट्रायंगल की बात करेगा। यहाँ पर आच्छादन, विलोपन, विरूपण, ढकना सभी के सभी किसके लिए आएंगे? 0 डिग्री कोण के लिए ओवरलैपिंग की स्थिति में। ओवरलैपिंग का मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे पर आरूढ़ हो जाती है, एक दूसरे पर स्थित हो जाती है। सरल कोण में स्थिति में सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, और समकोण में दोनों के मध्य का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। प्रश्न इन तीनों स्थितियों का आता है, लेकिन यदि मैं यहां पर एक और नई चीज स्पष्ट करूं, यहां पर समय हो रहा है जैसे समकोण का, यहां ज्यादा अच्छा स्पष्ट हो रहा है। यहां पर समय की स्थिति थोड़ी सी बदल देते हैं, और यहां पर मैं समय बताता हूं कि समय 2 बजकर लगभग 40 मिनट के आसपास है। 2 बजकर लगभग 40 मिनट के आसपास है। तो क्या इस स्थिति में सुइयां एक दूसरे के विपरीत हुई या नहीं हुई? हुई। या मैं यहां पर स्थिति यहां पर यह बना दूं कि यहां पर जो समय है वो 3:15 के आसपास है, दोनों सुइयां एक दूसरे पर है। तो क्या यहां पर सुइयां ओवरलैप नहीं हुई? हुई। यदि यहां पर इसी प्रकार से समय की बात करें, यहां पर समय 5:20 की बात करें, तो क्या यह समकोण की स्थिति नहीं है? है। तो यहां पर यह चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये निश्चित कोण तो निश्चित समय के साथ हैं, इनके अलावा भी हर घंटे में, हर 1 घंटे में समकोण होने की स्थिति, विपरीत होने की स्थिति और ओवरलैप होने की स्थिति होती है। यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि हर 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती सुइयां। कितनी बार समकोण बनाती है? 2 बार। याद रखना, आगे प्रश्न बनेगा इस पर कि हर घंटे में सुइयां 2 समकोण बनाती है, जबकि हर 1 घंटे में सुइयां 1 बार किस स्थिति में आती है? विपरीत स्थिति में आती है, और 1 ही बार ओवरलैप करती है। प्रत्येक 1 घंटे में सुई 1 बार ओवरलैप करेगी निश्चित रूप से, 1 बार विपरीत स्थिति में आएगी, और 2 बार कौन सी स्थिति बनाएगी? समकोण की स्थिति बनाएगी। ठीक है, समझते हैं समकोण की स्थिति में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इनमें से 3 टाइप के क्वेश्चनों में पहली टाइप की बात करते हैं, समकोण या सुइयों के लंबवत होने की। समकोण होना। चलिए प्रश्न से, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उनसे आरंभ करते हैं। तो इस पर पहला क्वेश्चन एक साधारण सा क्वेश्चन लेते हैं। 4 बजे से 5 बजे के बीच 4 बजे से 5 बजे के बीच सुइयां कितने बजे समकोण बनाएगी? पहले इस क्वेश्चन को अपन विस्तार से समझते हैं, धीरे धीरे अपन ट्रिक पे आते जाएंगे। जैसे पिछली बार देखा था कि अपन ने 12 और 6 का सिस्टम समझ लिया था कि 12 सतह थी और 6 उसकी 6 सतह थी, 12 उसकी भुजा थी। इसी प्रकार पहले इसको विस्तार से समझते हैं, फिर इतना आसान तरीके से समझेंगे कि अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल ऑप्शन रीड करना है। ऑप्शन में ही आप डिलीट कर देंगे, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, चौथा 101% सही होगा आपका। तो पहले डिटेल्स इसको समझते हैं। प्रश्न है कि 4 बजे से 5 बजे तक सुइयां कितने बजे समकोण बनाएगी? एक चीज स्पष्ट है, समकोण कितनी बार बनेंगे? 2 बार। ठीक है, ये जो 2 समकोण बनेंगे 4 बजे से 5 बजे के बीच में, इसमें भी निश्चित है कि पहला समकोण 30 मिनट से पहले ही बनेगा, यानी 4 से 4:30 बजने के बीच में एक समकोण बन जाएगा, और दूसरा समकोण 4:30 बजने के बाद बजेगा, यानी 4:30 बजे से 5 बजे के बीच। ठीक है, हल कैसे करना है? तो इसको हल करने के एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, पहले वो समझते हैं। सूत्र क्या होगा कि समय 60/11 गुणा समय +-3, समय +-3। सूत्र केवल तब तक जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, उसके बाद इस सूत्र की भी अपने को आवश्यकता नहीं रहेगी।
ठीक है। समय से तात्पर्य यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया पहले का समय 4 बजे से 5 बजे में समय से तात्पर्य समय का पहला घंटा 4 बजे से है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4:60/11 गुणा समय का मतलब 4 प्लस माइनस 3 से तात्पर्य यहाँ पर 2 गणितीय क्रिया करनी है, 2 कैलकुलेशन, एक बार 4 + 3 और एक बार 4 - 3 करना है। तो पहली स्थिति में यहाँ पर अपन दोनों क्रियाओं को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर अपन 4 + 3 कर लेते हैं और दूसरी तरफ 60/11 × 4 - 3। यहाँ पर 60/11 से पहले 4 बजकर लिखा हुआ, दोनों में अंडरस्टूड है, ठीक है। इसको अपन हल करते हैं तो हल होगा 60/11 गुणा 4 + 3 7। हल करेंगे तो 60 को 7 से गुणा करेंगे तो 420/11। 11 का भाग इसमें देंगे तो 11 का भाग 11 33 बचे 70 90 11 88 2/11 मिनट। यदि इसके आगे लिखेंगे तो अपन लिखेंगे 4:38 सही 2/11 मिनट पर, ठीक है। इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60/11 गुणा 1 बराबर 60 को 1 से गुणा करेंगे तो 60/11, 11 का भाग देंगे तो 5 सही 5/11 5 सही 5/11 मिनट। किसके कितने बजकर? तो 4:05 सही 5/11 मिनट। एक बार इसको रिपीट कर लेता हूँ, केवल सूत्र को हल किया है। सूत्र तब तक याद रखना है जब तक ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ जाता। कंसेप्ट एक बार समझ लेंगे फिर सूत्र को भूल जाना है, केवल ऑप्शन में से ही एलिमिनेट करना है सीधा। समझिए, सूत्र है समय 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3, ठीक है। हल करेंगे तो 4:60/11 4 + 3, एक बार अपने को प्लस करना है, एक बार अपने को माइनस करना है। प्लस करेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया 7। 60 को 7 से गुणा किया 420/11, 11 का भाग 420 में दिया तो 38 सही 2/11 मिनट। सदैव प्रश्न में यहाँ पर उत्तर जो आपका मिलेगा वो सही मिलेगा, 2/11 इसी प्रकार से मिलेगा, ठीक है। या फिर वो कभी कभी लगभग दे देता है। यहाँ पर 60/11 इंटू 4 - 3 किया तो यहाँ पर 1 हो गया 60/11 और इसको हल करेंगे तो 5 सही 5/11। ये मोटा मोटा अपने को समझ में आ गया। अब इसमें एक उत्तर जो आया वो 4:05 सही 5/11 यानी 30 मिनट से पहले। दूसरा उत्तर आया 4:38 पर यानी 30 मिनट के बाद। तो इस प्रश्न में यदि केवल एक समकोण का पूछा जाए, प्रश्न पूछ ले 4 बजे से 5 बजे के बीच पहला समकोण कितने बजे बनेगा, तो पहला समकोण ये होगा या ये होगा? पहले 5:05 पे बन गया तो पहला समकोण यानी 30 मिनट से पहले। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि दूसरा समकोण कितने बजे बनेगा तो अपना उत्तर वो नहीं होगा, दूसरा यानी 30 मिनट के बाद वाला उत्तर। तो क्या हो जाएगा 4:38 से 2/11 मिनट, ठीक है। अब इसके एक छोटे से ऑप्शन से समझते हैं। यदि इस प्रश्न का ऑप्शन इस प्रकार से होगा, अभी पूरा नहीं समझा रहा हूं मैं, केवल इसी को जितना पढ़ाया उसको समझ लें। तो पहला ऑप्शन 4:05 सही 5/13 मिनट। बी ऑप्शन 4:38 सही 2/13 मिनट। सी ऑप्शन 4:38 सही 2/11 मिनट। और डी ऑप्शन 4:05 सही 5/11 मिनट। और प्रश्न मेरा ये होता है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में पहला समकोण कितने बजे बनेगा। तो क्या एलिमिनेट करना है? सबसे पहले बटा 13 कभी नहीं आएगा, चाहे वो समकोण की स्थिति हो, चाहे वो विपरीत सुइयों की स्थिति हो, चाहे वो ओवरलैपिंग की स्थिति हो, ठीक है। एक चीज याद रखना कि सदैव बटा कितना होगा 11,
ठीक है। अब बताइए ये 13 में ये भी 13 ये भी 13, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दो एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे? दो ऑप्शन बचे, एक 4:38, दूसरा 4:05, लगभग। तो पहला समकोण कहां बनेगा? 38 मिनट पर बनेगा, 30 के बाद बनेगा, 30 मिनट से पहले? 30 मिनट से पहले। तो ये 30 मिनट से बाद होने के कारण अपने आप ही इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4:05 से 5/11। अब हो जाए कि यहां पर भी सर सारे ऐसे ऑप्शन आ जाए कि 6 से 4/11, 7 से 3/11 ऐसे, तो क्या करना है उसकी भी आगे बात करेंगे। अभी पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पीछे वाला नोट डाउन करना है, कर लीजिए।